कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र आया है। उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है मुस्लिम लीग से के जो उद्देश्य हैं उनको जोड़ता हुआ है। विधानसभा का चुनाव जब देखेंगे तो उसमें जो विधानसभा के चुनाव में से अंकिता भंडारी का मुद्दा है ना? बेरोजगारी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी मैटर करेगा और लोकसभा चुनाव में भी मैटर करेगा। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति जो जो उत्तराखंड में बन रही है, इसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि अभी बाबी पवार जी को देखिए आपने, उन्होंने बेरोजगारों को जो है संगठित किया और उसके बाद आंदोलित किया। कई कई जगहों पे देहरादून में कई प्रदर्शन हुए। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको लेके जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम चीज़ें कही हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे मुद्दों को जो है बीजेपी बेवजह जो है हवा दे रही है या फिर वाकई में इस मुद्दे की आवश्यकता है? और प्रधानमंत्री डायरेक्टली अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि मुस्लिम लीग का आना या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करना आज बेईमानी है। देखिए, ये बहुसंख्यकवाद है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुधर्मी देश है, बहुत सांस्कृतिक यहाँ पे है, बहुत संस्कृति है। हम कौमी एकता का गुलदस्ता कहते हैं। जो वोट की तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो जातियों की ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये देश को एक बहुत खतरनाक जलजले की ओर ले जा रहा है। ज्वालामुखी आप बना रहे हैं। जी का भाषण आपने बताया, अगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति अगर बात की है तो तुष्टिकरण तो है ही है। देखिए कि मतलब भाजपा तुष्टिकरण करती है, हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? ये तुष्टिकरण की राजनीति है। अगर आप देखें पूरे, अगर आप आज़ादी के बाद का अगर परिप्रेक्ष्य देखें, आज़ादी के बाद का अगर आप इतिहास देखें, कांग्रेस ने जो मुसलमानों का शोषण किया है वो सबसे ज़्यादा किया है। अच्छा, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है, क्योंकि उसने कभी भी कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की ही नहीं। आप एक हल्द्वानी का इलाका ले लीजिए। मनमोहन सिंह जी का बयान भी आया था कि वो कैसे बयान दिया, मैं भी थोड़ा मुझे विचित्र लगा कि देश के संसाधनों में पहला हक जो है मुसलमानों का है। इस बात को कहने की जरूरत क्या? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव था और इसमें कहीं ना कहीं जैसे मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ कांग्रेस का जनता से, कि जैसे कि कहा कि हरीश रावत इस प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश भट्ट है। उत्तराखंड राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा हो, लेकिन राज्य में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हर बार लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होता है। उत्तराखंड के वोटर्स हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करते हुए आए हैं। इस अहम डिबेट पर हमारे साथ बात करने के लिए गणेश पाठक सर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शुभंकर शुक्ला जी हैं, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं, और हमारे साथ विपिन चंद्रा सर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी ने जो जिस तरीके से बताया कि उत्तराखंड जो है वाकई एक भौगोलिक परिस्थितियों में अगर देखा जाए छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ की जो आवाज़ है पूरे देश के अंदर जाती है, पूरे विश्व के अंदर जाती है। देवभूमि है और इस देवभूमि में किस तरीके का माहौल होने वाला है, चुनावी दंगल चल रहा है। चुनावी दंगल में हम लोग इस समय बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र आया है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है मुस्लिम लीग से के जो उद्देश्य हैं उनको जोड़ता हुआ है। हालांकि मुद्दे और भी हैं कि कांग्रेस ने तमाम और महिलाओं के लिए बात की है, महिलाओं के न्याय की बात की है, श्रमिकों के न्याय की बात की है, किसानों के न्याय की बात की है। ऐसे ही कई न्याय की गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी आई है। लेकिन क्या वाकई में आज देश को किसी गारंटी की जरूरत है या फिर जो मुद्दे हैं उनमें केवल एक जो घोषणाएं हैं उस पर चलता रहेगा? हमारे साथ में जो है शुक्ला साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार एज ए पॉलिटिकल साइंस के शोधार्थी के तौर पे आपने चूंकि लगातार पॉलिटिक्स को देखते रहे हैं, उन पॉलिटिक्स में अगर हम बातचीत करें मुद्दों की तो मुद्दे कहां पर ठहरते हैं देश के अंदर? क्योंकि 19 तारीख को उत्तराखंड में वोट होने जा रहा है। उस 19 तारीख के चलते हुए वोटर इस समय तमाम चीजों को सोच रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, तो मुद्दे किस तरीके के होने चाहिए? जी विपिन जी, बिल्कुल ये जो आपका सवाल है, अगर इस पे मैं थोड़ा-सा अगर पीछे के कुछ चुनाव में जाऊँ, विधानसभा चुनाव में जाऊँ या लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें, पिछले 1-2 लोकसभा चुनाव को और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को, तो वो जिस तरीके से चुनाव का पैटर्न हमें बताता है कि विधानसभा चुनाव में जो जनता वोट दे रही है और जो लोकसभा चुनाव में जो वोट दे रही है, दोनों के मुद्दों की जो राजनीति बहुत अलग है। अब जैसे कि उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव अगर उत्तराखंड की बात करें 5 सीटों को लोकसभा का, तो वो मुद्दे हमेशा पटल पे रहेंगे जो हमारी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।
अब विधानसभा का चुनाव जब देखेंगे तो उसमें जो विधानसभा के चुनाव में से अंकिता भंडारी का मुद्दा है ना? बेरोजगारी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी मैटर करेगा और लोकसभा चुनाव में भी मैटर करेगा। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति जो जो उत्तराखंड में बन रही है, इसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि अभी बाबी पवार जी को देखिए आपने, उन्होंने बेरोजगारों को जो है संगठित किया और उसके बाद आंदोलित किया, कई कई जगहों पे देहरादून में कई प्रदर्शन हुए। तो मेरे समझ से बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है। और दूसरा, चूँकि अंकिता भंडारी का मुद्दा बहुत ही इतना ज़्यादा उसका जन आंदोलन उसके लिए हुआ, इतना ज़्यादा लगातार जनता मांग कर रही है, तब से लगातार एक तरह से वो अभियान चला चला रखा है जनता ने, आम जनता ने। और उस पे मैं देखता हूँ कि जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, उसका कोई भी बड़ा नेता उस पे अभी तक जवाब नहीं दिया। लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है। तो ये जो 2 मुद्दे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव को ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। सर, महिलाओं के न्याय की बात जो है सरकारें लगातार करती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम वही चीज़ जो है, जो इस समय एक ज्वलंत मुद्दा बनता चला जा रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद अपनी बातचीत में लगातार कह रहे हैं, जैसा आपने स्टेट के मुद्दों की बात की, वो नेशनल मुद्दे भी हैं। महिलाओं के न्याय की आपने बात की जैसे। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, उसके बाद से बीजेपी का जो ट्रेंड है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको लेके जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम चीज़ें कही हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे मुद्दों को जो है बीजेपी बेवजह जो है हवा दे रही है, या फिर वाकई में इस मुद्दे की आवश्यकता है? देखिए विपिन जी, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं और ये 2-3 सवाल बहुत अहम हैं। और इस समय आप देख रहे होंगे कि लोकसभा का पहला फेज़ चल रहा है और 19 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2009 में खंडूरी सरकार थी और तब पाँचों जो लोकसभा गई थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी और तब स्टेट का इशू ज़्यादा हावी हुआ था। उसके बाद 2014 आपने देखा कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ या 2019 का जो इलेक्शन हुआ, वो पूरी तरह से नेशनल परिप्रेक्ष्य में हुआ। उसका राष्ट्रीयकरण ही वो मुद्दे रहे, जो यहाँ के छोटे मोटे मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे या महिलाओं के मुद्दे थे और पलायन का मुद्दा था, पानी, सड़क, जो चिकित्सा के मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे कहीं पर भी नहीं दिखे इलेक्शन के दौर में। और इलेक्शन के दौर में पूरी तरह से मोदी फैक्टर हावी हो गया था और लोग ये कहने लगे थे कि मोदी की लहर है। तो देखा आप, बिल्कुल जो जब मतगणना होती है, आप और हमने सबने देखा कि बिल्कुल ईवीएम से जो मत निकले वो बिल्कुल मोदी लहर को जस्टिफाई कर रही थी और 2019 में भी वही हुआ। अब 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो आपने घोषणा पत्र का जो सवाल पूछा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, मैंने हालांकि आज मैं थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मैंने आज न्यूज़पेपर देखे नहीं हैं, और प्रधानमंत्री डायरेक्टली अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि मुस्लिम लीग का आना या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करना आज बेईमानी है। देखिए, ये बहुसंख्यकवाद है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुधर्मी देश है, बहुत सांस्कृतिक यहाँ पे है, बहुत संस्कृति है। हम कौमी एकता का गुलदस्ता कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपको पत्रकारिता की क्षेत्र में बहुत लंबी में आपने यात्रा कर ली है। नारायण दत्त तिवारी जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी कहते थे कि ये जो नैनीताल है, ये कौमी एकता का गुलदस्ता है। तो जाहिर है कि जो गुलदस्ता है, तो उस गुलदस्ते में कई तरह के फूल हैं, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की जातियाँ हैं, कई तरह के संप्रदाय हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरीके से इसको कहा जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये बात अगर कही है तो ये बहुत चिंताजनक है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हर व्यक्ति को घोषणा पत्र, हर पार्टी को अपना घोषणा पत्र या हर कैंडिडेट को अपनी बात जनता के बीच में रखने के लिए वो स्वतंत्र है। तो मुझे जो लगता है कि जो घोषणा पत्र है उसमें कई चीज़ें अच्छी हैं। जो उन्होंने 25 गारंटी दी है, ये 25 गारंटी बिल्कुल आज की ज़रूरत है। अगर हम आधी आबादी की अगर बात करें, जो हमारी यहाँ की घास लाती हुई महिला है, जो तमाम चीज़ों को महिला केंद्रित जो विकास है, एक तरह से हम तो मतलब महिला केंद्रित विकास की बात करते हैं, तो उस घोषणा पत्र में भी महिला केंद्रित विकास की थोड़ी बहुत बात झलक के दिखती है। आपने देखा होगा कि आप पहाड़ चले जाइए, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैदान को अगर हम अलग कर दें, तो वहाँ की जो दिनचर्या शुरू होती है वो महिला से शुरू होती है। दूध, गाय का दूध लगाना, गोबर निकालना, और उसके बाद जो शाम का होता है वो भी गाय पे ही निर्भर हो जाता है। मतलब पूरी तरह से महिला हो जाती है और वहाँ पर पुरुष का जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। अगर टोटल अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें और देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो आप केंद्र में 30% आरक्षण दिया गया है। वो आरक्षण अभी लोकसभा चुनाव में तो नहीं है,
और उत्तराखंड में पहले ही आरक्षण दे दिया गया, 30% महिलाओं को दे दिया गया है। ये दौर महिलाओं का दौर है, 21वीं जो सदी है महिलाओं की सदी है एक तरह से। तो जाहिर है कि महिलाएं जो शोषण का शिकार हुई हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है। ये तो महिला पे बात आती है। अब हमारा जो सबसे बड़ा बिंदु है, जो वोट की तुष्टिकरण की जो राजनीति है, जो जातियों की ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये देश को एक बहुत खतरनाक जलजले की ओर ले जा रहा है। ज्वालामुखी आप बना रहे हैं। अगर आप ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फारसी है, ये सिख है, इस तरीके से अगर आप चुनाव मैदान में अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल स्थिति आ जाएगी, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी चिंताजनक है, आपने भी मोदी जी की रुद्रपुर की कबर की होगी या तमाम जनसभाओं को आप देख रहे होंगे, वो अपनी बात को उन्होंने इन पिछले 10 साल में क्या किया, ये रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय जो वह एक मतलब भाषणों की जो जादूगरी दिखा रहे हैं, जो उनमें आक्रामकता दिखती है या जो सपने दिखाने की जो उनकी कला है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मेरे लिए, मैं अगर पर्सनली अगर उसको देखूं तो मुझे थोड़ा पीड़ा देती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मतलब एक प्रधानमंत्री से, मतलब आपका कहना है कि बात जो है मुद्दों की हो जी केवल जो है बातों की, जादूगरी की, बातचीत की, बाजीगरी की ना हो, जी केवल जो है हालांकि जो है मोदी जी का हमने स्पीच भी सुनी थी और योगेश ने अभी जैसा मुझे बताया कि अभी सीएम साहब का एक बयान भी अभी आया है जो तुष्टीकरण की बातचीत उन्होंने, क्या बयान था थोड़ा दर्शकों को हम बता देंगे। सीएम साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर। देखिए, जैसे ही कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहारनपुर से ये कहा था कि मुस्लिम लीग की ओर जो सोच है कांग्रेस की वो मैनिफेस्टो में दिख रही है, तो आज ठीक इसी तरह लेटीबूंगा भीमताल में अभी एक जनसभा थी और उस जनसभा के दौरान धामी साहब ने कहा कि अभी जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो उस पर जो है मैं आपसे चाहूँगा कि शुक्ला साहब एक थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके का जो है आपको लगता है कि इन बात से क्या चीज़ निकल के आएगा। इस पे मैं बोलने से पहले एक बड़ा विचित्र बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वह उन्हीं लोगों को भी लक्ष्य करके बनाया गया है। जब भी प्रधानमंत्री जी की एक रैली में उन्होंने बोला कि मैं केवल 4 जातियां मानता हूं, किसान, महिला, युवा और गरीब। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, तो कहने का मतलब विमर्शों का वार है, विमर्शों की लड़ाई है ये। तो जिन जिन तबकों को प्रधानमंत्री जी हों या पॉलिटिकल पार्टी भाजपा हो, जिनको वो लक्ष्य करके अपनी नीतियां बता रही है, उनको लुभा रही है, मोटा मोटी उन्हीं तबकों को लुभाते हुए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो ला रही है। तो कहने का मतलब एक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, एक दृष्टिकोण देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रेफरेंस में है वही लोग हैं, है ना। जनरली ऐसा देखने को बड़ा कम मिलता है। अब आते हैं थोड़ा कम्युनल सांप्रदायिक वाले मामलों पे। तो देखिए ऐसा है कि आप हम सबको पता है कि 2014 के बाद से जो राजनीतिक भाषा शैली है वो एक तरह से उसका पैराडाइम शिफ्ट आया है, बहुत तरीके से बदली है वो। तो आज के दौर में चाहे अब एक जैसे सुधार्थी के तौर पे सैद्धांतिकी, हम लोग सैद्धांतिकी की बात करते हैं, व्यवहारिक बात करते हैं, तो जो व्यवहारिक राजनीति है, ज़मीनी राजनीति है, हमें ये समझना पड़ेगा और शायद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप राजनीतिक भाषा शैली का जो काउंटर है उसी शैली के हिसाब से ही कर सकते हैं। अब ये अगर चूंकि चुनावी राजनीति है, चुनावी राजनीति में आपको सीट लेनी है, तो उसको लुभाने के लिए जो जैसे प्रधानमंत्री जी हो गए या प्रेजेंटली जो भाजपा सरकार है मतलब सत्ता में, तो वो जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनको पीछे करना है तो आपको एक भाषा शैली ईजाद करनी पड़ेगी, एक वैकल्पिक भाषा शैली जिस तरीके से आप उनको मात दे सकें। ये है मेरा कहना। आप लगता है कि कोई आपने बताया कि जो धामी जी का भाषण आपने बताया, अगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अगर बात की है तो तुष्टीकरण तो है ही है। देखिए कि मतलब भाजपा तुष्टीकरण करती है, हिंदू मुस्लिम, ये क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस जो है मुस्लिम्स के लिए अगर हम लोग बातचीत करते हैं, अक्सर अब पहले जो है दूसरे समुदाय की बात होती थी तो कांग्रेस प्रोटेक्ट करती थी, मुस्लिम्स को भी प्रोटेक्ट करती थी, उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने की बात करती थी और उन्होंने सुरक्षा की बात करी, जैसे सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है। आपको बीजेपी भी जो है सामाजिक न्याय की बात करती है क्या? बिल्कुल, दोनों हैं। आपने देखा कि अभी शुक्ला जी बता रहे थे, बेसिक चीज़ क्या है, दोनों एक बिंदु पर काम कर रहे हैं और दोनों को एक तरह की राजनीति करनी है। जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो क्या है,
वो बेसिकली उसके केंद्र में तो पिछड़ा वर्ग ही है। पिछड़ा वर्ग कौन है? बेसिकली जो पिछड़ा वर्ग वो कौन है? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन है भारत में? मुस्लिम है या आपके फारसी सिख हैं, हैं, क्रिश्चियन से हैं, ईसाई हैं या सिख। टोटल में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिख भी आ जाते हैं। अगर आप राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश के परिप्रेक्ष्य में, जातियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनुसूचित जाति आ जाती है या अनुसूचित जनजाति आ जाती है या आदिवासी लोग आ जाते हैं। तो ये जाहिर है इनके सामाजिक न्याय की बात कौन करेगा? सरकार को तो करनी है। लेकिन देश के अंदर तो जो है जो बहुसंख्यक है वो तो हिंदू है। हाँ, तो बात जब जो है बीजेपी जो बात कर रही है वो हिंदू को केंद्र बिंदु रख के करती है हमेशा से। सामाजिक न्याय की बात तो है ही है, लेकिन बीजेपी जो है बात कर रही है कि हिंदुओं के बहुसंख्यक होने को लेकर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो क्या नहीं कर चिंता है वो क्या? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं कर रही है। अगर आप देखें पूरे, अगर आप आज़ादी के बाद का अगर परिप्रेक्ष्य देखें, आज़ादी के बाद का अगर आप इतिहास देखें, कांग्रेस ने जो मुसलमानों का शोषण किया है वो सबसे ज़्यादा किया है। अच्छा, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है, क्योंकि उसने कभी भी, कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की ही नहीं। आप एक हल्द्वानी का इलाका ले लीजिए, आप बनभोलपुरा का जो इलाका है, बनभोलपुरा का इलाका देख लीजिए, वहाँ का पिछड़ापन देख लीजिए। एक आप मुस्लिम, एक पर्टिकुलर एक परिवार को ले लीजिए, आप कलाम को क्यों देख रहे हैं? सब तो कलाम नहीं हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें उन्होंने मुस्लिमों का बहुत शोषण किया। उनका केवल ये था कि ये कहने की बात थी कि हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं, उन्होंने भला नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है जो सर ने हाँ, सर का मैं उसकी इस बात से मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कांग्रेस का। जब वो आप 80s में 80 के दशक में देखिए, जो राजीव गांधी की सरकार थी, तो वो जो साहबानों का केस था और कई मामलों में अगर आप देखेंगे, अभी अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी था कि मनमोहन सिंह जी का बयान भी आया था कि वो कैसे बयान दिया, मैं भी थोड़ा मुझे विचित्र लगा कि देश के संसाधनों में पहला हक जो है मुसलमानों का है। इस बात को कहने की ज़रूरत क्या है? अगर आप सरकार में हैं तो, जैसे आपने सामाजिक न्याय की बात की है, आप सरकारी किसी भी सरकारी महकमे की सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार की, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे किसी योजना में कोई फ़ायदा देने की बात हो, तो वहाँ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा आपको। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, नीति तो सबके लिए है। अब किसानों को 6,000 रुपये जा रहे हैं, उसमें ये थोड़ी देखा जा रहा है कि मुसलमान को दिया जा रहा है कि हिंदू को दिया जा रहा है ना? इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो मनमोहन सिंह जी का बयान था वो बेसिकली ये नहीं था कि संसाधनों पर जो है मुस्लिमों का हक है। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर पिछड़ों का, जो मतलब पिछड़ चुका है, उसका हक है। लेकिन जो बयान दिखाया गया, जी, जी। जो मतलब बयान दिखाया गया वो केवल इस पर केंद्रित दिखाया गया। अगर आप देखें, अगर उदारीकरण जब शुरू होता है, मतलब आप उदारीकरण तक तो सारी चीज़ें एक चीज़ चली। वैसे अगर पूरे, अगर आप भारत के अगर पॉलिटिक्स को देखें या पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को देखें, दोनों जो है जातिवादी ही रही हैं। वो जाति दोनों तो जो है, दोनों जाति तो जातिवादी। केंद्र। मतलब चुनाव का पहला मतलब एक वही रहता था। चीन कभी केंद्र में नहीं बना क्योंकि चीन ताकतवर है और चीन को कभी कोई धमकाता नहीं है। न मनमोहन सिंह जी ने धमकाया, न मोदी जी धमका सकते हैं, न धमका रहे हैं। कोई नहीं धमकाता है, पाकिस्तान को जरूर धमकाता है। ये एक व्यवहारिक जीवन का भी है। बच्चा जो कमजोर होगा, टीचर उसको ज़्यादा धमकाता है। ये बिल्कुल एक व्यवहारिक बात है। और जो सबसे ज़्यादा शोषित होने के लिए तैयार होता है, उसी को शोषण ज़्यादा होता है। जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार होता है। ये एक मनोविज्ञान है। जो सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव था, और इसमें कहीं ना कहीं जैसे मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ कांग्रेस का जनता से, कि जैसे कि कहा कि हरीश रावत इस प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने उसको भुनाया। जनता को लगा कि वाकई हरीश रावत ने ऐसा कहा है। ऐसा हरीश रावत ने जबकि नहीं कहा था, जबकि कांग्रेस के किसी और नेता ने वो कहा था, बयान दिया था, हरीश रावत ने नहीं बोला था। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हरीश रावत को ट्रोल किया गया और उनके साथ कई इस IT सेल ने कई इस तरह के पोस्टर्स भी रिलीज किए। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ कांग्रेस को उत्तराखंड में। बिल्कुल 2022 का इलेक्शन के अगर मतलब नुकसान की अगर हम पड़ताल करें, मतलब विपिन जी ने पड़ताल की होगी, आपने पड़ताल की होगी, मैंने जो पड़ताल की है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इशू था वो इशू का बिल्कुल पड़ताल की गई थी। मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भाजपा के, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि ये कैसे आया मामला। रुड़की में कांग्रेस का एक प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और एक प्रत्याशी को जो है मनाया गया। और मनाने के बाद जो है, जब उसको मना लिया गया तो एक भाजपा समर्थित पत्रकार उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि साहब जो है आपके इशू क्या रहेंगे, किन शर्तों पर आप वापस आए। तो उन्होंने कहा मैं ये शर्तों पर आया। उन्होंने कहा आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बहुत करते थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसमें बात हुई है? उन्होंने कहा हाँ बात हुई है।
क्या उन्होंने कहा हरीश रावत जी से बात हुई है? उन्होंने कहा हुई है। हाँ, क्या लेकिन हरीश रावत जी ने जो है, क्या- हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे, हरीश रावत, तो हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कोई बयान ही नहीं दिया। उन्होंने बयान वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब उन्होंने कहा कि क्या हरीश रावत जी से बात हुई है? उन्होंने कहा हाँ बयान हो मतलब बात हुई है, उस वो प्रत्याशी ने कहता है। और इतने में जो है इतनी बात हुई थी स्टूडियो से, जैसे हमारा बाहर जाने का समय होगा जितना समय लगेगा, इतने में ये जो वीडियो थी ये पीएमओ चली गई थी और पीएमओ से जो है रिलीज हो गया था कि मतलब उत्तराखंड में जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोपोगंडा हो गया था। ये बीजेपी का अपना मतलब तरीका था बेसिकली वोट को हथियाने के लिए, जो तुष्टिकरण है। अगर हम जाति की तुष्टिकरण कहें, वोट की राजनीति का हम तुष्टिकरण करते हैं कहते हैं, तो ये तुष्टिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू था वो कभी कहा ही नहीं गया। अगर माना कहा गया थोड़ी देर के लिए, हम इस बात को कहते हैं कि अगर कहा गया, क्या जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, इस देश में नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटी हैं, तो उनको बंद कर दीजिए ना, ताला लगा दीजिए, क्या दिक्कत है अगर जब आपको यूनिवर्सिटी बनानी नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको वोट को हथियाने के लिए, मतदाताओं को गुमराह करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें कहनी है। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, न मेरा आलोचना करने का मकसद है, न मैं इस आलोचना के पक्ष में हूँ। लेकिन अगर आप देखें जो वोट की राजनीति है ये ठीक वैसे है कि कहते हैं राजनीति में, विपिन जी, कहा जाता है कि राजनीति और प्रेम में सब कुछ जायज़ है, तो सब कुछ जायज़ ही हो रहा है। मोदी जी भी जायज़ बात कर रहे हैं, धामी जी भी जायज़ बात कर रहे हैं, और आप और हम भी जायज़ बात कर रहे हैं। तो शुभंकर जी, ये अब वोट जो है अब पड़ने जा रहा है, तो अगर हम इस चर्चा पर जाएं, पब्लिक को क्या सोचना चाहिए मोदी जी के बयानों को लेकर, या फिर कांग्रेस के बयानों को लेकर, या फिर जो धामी साहब हैं उनके बयानों को लेकर, जो वोट करने जाए, क्या सत्यता जो है यही तक सीमित थी, या वाकई और सोचने की ज़रूरत है? बयानों को ना समझ के एक अंतरात्मा जो होनी चाहिए सामाजिक न्याय की, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, अंतरात्मा हो गया या कोई सोच हो गई, ये ना बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपकी लोक चेतना विकसित कैसे होती है। अब लोक चेतना विकसित हो, अभी देखिए पाठक सर इस बात से सहमत होंगे कि सबसे ज़्यादा जो डिबेटिंग कोई वर्ड है हमारे देश में तो सेकुलरिज्म है। जैसे जहाँ से वो कम्युनलिज्म की पूरी बहस छिड़ती है राजनीति के लिए ना, सेकुलरिज्म। अब आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर आप सारी प्रोसीडिंग देखेंगे जो लाइव में, अब तो लाइव भी होने लगा है, तो बार बार जब सुप्रीम कोर्ट कोई संवैधानिक मामला सुनाती है तो खासकर इस तरह से जुड़ता है, जैसे अभी जामिया का मामला चल रहा है, ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो उसमें उसकी बात ले ले, या इसके पहले जितने भी संवैधानिक मामले जो जो भी जरा सा भी कहीं सेकुलरिज्म के फीचर से या उससे जुड़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ को दोहराती है कि भाई हमें अपने सोशल फैब्रिक को बचाना है हमारे समाज में। अब लोकतंत्र का एक स्तंभ बार बार इस बात को दोहरा रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक परिदृश्य देखिए, जहां पर एक धड़ा कहता है कि सेकुलरिज्म क्या है, इसको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से, है ना, एक उसकी राजनीति है। तो कहने का मतलब ये जो जब आप बोलेंगे कि एक वोटर वोट कैसे दे, जो सबसे बुनियादी सवाल है, तो पहली बात तो वोटर के दिमाग में मोदी जी क्यों होने चाहिए? वोटर के दिमाग में तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कैंडिडेट उठ रहा है वो होना चाहिए ना। वोटर के दिमाग में तो वो होना चाहिए कि जिससे मैं जाके अपनी, अगर मेरी नाली बिगड़ी है तो उससे बात कर सकूं, रोड बिगड़ी तो उससे बात कर सकूं। मोदी जी तो नहीं बनाएंगे। तो यही सारा खेल है, विमर्शों का जो खेल बनता है ऐसे ही बनता है। एक किसी भी पार्टी से, आज मोदी जी हैं, कल को कोई एक दूसरा नेता भी नहीं उभरना चाहिए इस तरीके से कि जो होल सोल वही संस्थान बन जाए। छोटी मेरी नाली बिगड़ी है, मोदी ने ये कर दिया। या तो मैं तो अपने विधायक या सांसद के पास जाऊंगा, तो जो मेरे यहाँ का कैंडिडेट हो, किसी पार्टी का, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, हमें तो ये तय करना है कि वो क्या बोल रहा है। अब से मैंने बोला कि अंकिता भंडारी का मुद्दा है, वो मुद्दा मुझे टच करता है। अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अलग अन्य पार्टियों के, जो अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट उठे हैं, उन्होंने उस मुद्दे पे कितनी बार बात की है। भू आंदोलन का मुद्दा है, मुझे मुद्दा टच करता है एक वोटर के तौर पे, मैं देखूंगा वो उस पर कौन कैंडिडेट बात कर रहा है। भाई मोदी का तो अपना एजेंडा है, वो उस तरीके से, हमारे प्रधानमंत्री तो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें आएंगी तो बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से वोट देते समय जितने भी वोटर हैं, कम से कम इस चीज़ को देखें कि जो उनके कैंडिडेट उनकी विधानसभाओं में, लोकसभा क्षेत्रों में उठे हैं, उन्होंने उनसे जुड़े हुए मुद्दों पे क्या बोला है। यही होना चाहिए अंतिम फैसला करने के लिए। अच्छा, मैं सर आपसे सवाल लूँगा कि लगभग 2014 और 2019 पाँचों सीटों से हमारे जो भाजपा समर्थित सांसद पहुँचे संसद तक। उसके बाद उत्तराखंड के चाहे मुद्दे जो भी रहे हों इन 10 सालों में, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड सर ने कहा, और उसके साथ ही भू कानून हो, मूल निवास की बात हो, रोजगार की हो, बेरोजगारी, और अग्निवीर
जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस इस अग्निवीर मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रही है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो इसी प्रदेश से पहले सीडीएस बने, और उन्होंने कहीं ना कहीं सेना की जो एज है उसको बढ़ाने की बात कही थी, और भाजपा ने अग्निवीर ले आई। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है कि जनरल बिपिन रावत को अभी जिस तरह से उनके ऊपर राजनीति कर रही है कि कांग्रेस ने ये कहा वो कहा, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको, इन सारे मुद्दों को? अगर आप मुद्दों की अगर बात करें, अभी शुभांकर भी कह रहे थे, मुद्दों की अगर हम बात करें, एक वोटर ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक छात्र होता है। अगर एक छात्र से पूछा जाए कि आपको टॉप करने के लिए क्या करना है, 5 इशू अगर आपके सामने होंगे तो वो भी बताएगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है। वैसे एक वोटर का भी है कि एक वोटर को अगर मतलब एक अच्छा आदर्श, अगर उसको एक मतलब लोकतंत्र अगर बनाना है और एक अच्छे डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो एक वोटर के सामने में क्या इशू होनी चाहिए। जो आपने कहा, जो अग्निवीर का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। देखिए, हमारा अगर हम सेना का अगर उत्तराखंड को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक नई शब्दावली है, बिपिन जी ने सुनी होगी। हम लोग लिखते हैं, 40 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए हैं, तो हम एक लिखते हैं कि मनी ऑर्डर बेस्ड आर्थिक व्यवस्था। हमारी मनी ऑर्डर पर आधारित आर्थिक व्यवस्था थी। आज तो सारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। आज डिजिटल युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन पहले मनी ऑर्डर था। एक सरहद पर जो है जवान होता था और वो वहाँ से मनी ऑर्डर भेजता था, उस मनी ऑर्डर से ही सब कुछ चलता था। बच्चे पढ़ते, खेती बाती सारी चीज़ें उसी पर होती थी। तो सेना, कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ सेना में हिस्सेदारी ज़्यादा है और ये हिस्सेदारी बरकरार ही होगी। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अगर आप उधम सिंह नगर को छोड़ दें, हल्द्वानी का इलाका छोड़ दें, काशीपुर का इलाका छोड़ दें, रुड़की का इलाका छोड़ दें, हरिद्वार को छोड़ दें और देहरादून प्रॉपर को छोड़ दें, ये पहाड़ी राज्य है। इस पहाड़ी राज्य में रोजगार का सेना के अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। सर्वाधिक सेना है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर है, और एजुकेशन सेक्टर पर प्राइवेट सेक्टर का जिस तरह से कब्जा हो रहा है वो आप देख ही लीजिए। तीसरा सेक्टर आता है जो सभी जगह है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, जो बड़े सेक्टर हैं। इन सेक्टरों में जाना पढ़ाना हर एक गरीब के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। तो जाहिर है कि अग्निवीर एक बड़ा इशू था और वो बड़ा इशू रहेगा। इन्होंने जो अग्निवीर जो कॉन्सेप्ट ये लाए, अमेरिका का लाए या अन्य कुछ यूरोपीय देशों का जो कॉन्सेप्ट आया, वो एक कॉन्सेप्ट हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। आप ये लगाइए कि अगर किसी एक व्यक्ति को आप कहिए कि हम आपको 3 साल रोजगार देंगे और चौथे साल हम आपको घर भेज देंगे, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या ये मतलब उस आदमी के करियर के साथ आप नहीं खेल रहे हैं, उसके परिवार के साथ नहीं खेल रहे हैं, उसकी शादी ही नहीं होगी। कई अग्निवीरों के हमने खबर छपी होगी, पढ़ी होगी आपने, मीडिया के क्षेत्र में हम लोग हैं तो खबर आई थी अग्निवीर में, तो उसने लड़की देने से मना कर दिया। तो जाहिर है जब ये इशू आ रहे हैं तो बड़ा अस्थाई है, अस्थाई नौकरी है, अस्थाई नौकरी है, जबकि सेना हमारा एक मुख्य आधार है। अब आई जनरल बिपिन रावत की बात। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जनरल जोशी जी भी यहाँ, जोशी जी हमारे यहाँ के जनरल रहे थे और उनके नाम पे कई इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे पिथौरागढ़ में एक बहुत बड़ा कॉलेज है और उन्होंने जो है वो, उसके बाद ये आए बिपिन रावत, तब सीडीएस नहीं होते थे। अगर मतलब शायद अगर सीडीएस की अगर मतलब चीज़ें रहती तो जोशी भी तब सीडीएस हो गए होते। देखिए, बिपिन रावत को जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने टूल बनाया। अगर बिपिन जी हैं यहाँ पे और बिपिन जी हमारे पत्रकारिता के आइकॉन अगर बन गए और इनको टूल अगर बना लिया गया, वैसे मीडिया टूल होता ही है, माफ़ करिएगा, मीडिया एक टूल ही है, वो यूज होता रहता है। तो अगर मतलब इनको ज़्यादा अगर टूल बना दिया गया तो जाहिर है वैसे बिपिन रावत भी टूल बने। बिपिन रावत के मतलब जितना लाइक मुझे नहीं लगता कि कोई उनको डिसलाइक करता होगा। कांग्रेस भी उतना ही लाइक करती है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो सेना के पृष्ठभूमि के लोग हैं। अब हरीश रावत जी लगा लीजिए कि उनके दामाद की एक दामाद उनके मरे थे कारगिल युद्ध में। अब वो कहा जाए कि भाई हरीश रावत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उनके साथ अन्याय है, लेकिन इस अन्याय और न्याय के को इस चुनाव में नहीं देखा जाता है। ये चुनाव तो बिल्कुल एक महाभारत का युद्ध है, युद्ध की नियम बनाए गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रखा गया, चक्रव्यूह बनाया गया, अर्जुन को भेजा गया दूसरे क्षेत्र में और अभिमन्यु को अकेले 7 महारथियों ने घेर के मार दिया। जबकि पहले ये था कि गदा वाला गधे के साथ गदा युद्ध करेगा, धनुष वाला धनुष के साथ करेगा, जो जैसा प्रवीण है वो उसके साथ युद्ध करेगा। महारथी महारथी से करेगा, महामहारथी महामहारथी से करेगा। ये युद्ध का एक चलन था। लेकिन चूंकि ये राजनीति है, इस राजनीति अखाड़े में आप कुछ भी कह लीजिए, कल कह देंगे कि साहब गणेश पाठक ने तो ये कह दिया, तो वो भी चलेगा, वो भी इशू बन सकता है। पिछली बार जैसे कि हुआ था पौड़ी लोकसभा सीट में तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूरी, और बीसी खंडूरी के सामने बड़ी चुनौती थी कि बेटे का सपोर्ट करें या अपने सीसी का सपोर्ट करें। हाँ, वो देखा आपने, तो उस समय मतलब बिल्कुल अखबारों में छपा था, लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं सबका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खिलाफत किसी का नहीं कर रहा हूँ।
वो एक सेना के रिटायर अफसर हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, एक बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति हैं, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करते हैं। तो जाहिर है कि यही चीज़ें रहती हैं। मतलब हम लोगों के लिए भी दिक्कत आ जाती है कि अगर मतलब हमारे नाते रिश्तेदार, अगर आजकल इलेक्शन के दिनों में बात होती है तो मैंने तो बात करनी छोड़ दी है कि साहब आप किसको वोट दोगे, ये हम अब नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वोट देने की जब जहाँ पर बात आ रही है तो वहाँ पर घरों के बीच में भी जो है खेमेबंदी हो रही है। तो आप सभी लोगों ने देखी किस तरह से हमारी चर्चा रही, खासतौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर, और उत्तराखंड के इस चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, आप किस तरह से वोट देने जाएं और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनें। तो ये डिबेट थी। मैं सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।